अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वर्क बोर्ड से रिलेटेड बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारे डाउट है बच्चों के दिमाग में। तो जितने डाउट्स के कॉल मुझे आए या फिर मैसेजेस आए, उन डाउट्स के एतबार से मैं वो क्लियर कर देता हूँ, आपके डाउट जो भी है। तो उसके अलावा जो भी आपके एक्स्ट्रा अलग डाउट है जो मैं क्लियर नहीं कर पा रहा, वो भी आप एक तो मैसेज करके बताइए या फिर कमेंट में बताइए। मैं रिप्लाई दे रहा हूँ सबको वहाँ पर, और डाउट भी क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कुछ डाउट है बच्चों के दिमाग में, थोड़ा उसको क्लियर कर लेते हैं। एक एक समझाता मैं आपको। देखो, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वर्क बोर्ड की, तो इसके अकॉर्डिंग जाएंगे हम लोग। एक एक क्लियर करते चलता मैं आप लोगों के लिए। आप लोग इसको भी जाकर ये वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको येलो लाइन में जो दिख रही है यहाँ पे मार्किंग, ये वाली, इस पर जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऑफिशियली खुद पढ़े फॉर्म भरने से पहले। अभी तक तो काफ़ी बच्चों ने फॉर्म तो भर चुके हैं, पर फिर भी खुद जो बच्चे बाकी है वो खुद नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़े, उसके बाद में फॉर्म भरे। छोटी सी नोटिफिकेशन है, बहुत बड़ी नहीं है, पढ़ सकते हैं हम लोग इसे। तो पहला डाउट है कि महाराष्ट्र के बाहर के बच्चे एग्जाम दे सकते हैं क्या? तो नहीं, महाराष्ट्र के बाहर के उम्मीदवार नहीं दे सकते। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है कि महाराष्ट्रातील निश्चित महाराष्ट्र राज्यातील उमेदवार अर्ज करू शकतात। इसका ये मतलब है कि महाराष्ट्र का डोमिसिल, जो बच्चों के पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, तो सिर्फ वही एग्जाम दे सकते। ये क्लियर होती है यहाँ पे बात। ठीक है, बाकी आपको पता ही है कौन कौन सी सीट है यहाँ पर है। सीट्स है और उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, मैंने इससे पहले लेक्चर बनाया डिटेल में, देख लेना एक बार। मैंने हर लाइन टू लाइन समझाई इसको। ठीक है। अब पद संख्या आरक्षणा संदर्भात तरतूद, तो यहाँ पर रिजर्वेशन है क्या? नहीं, रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं। यहाँ पर क्लियर मेंशन किया उसने कि आरक्षण लागू नहीं रहेगा। तो आपको किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ना ही ऑर्फन का मिलेगा, ना ही अपंग का मिलेगा, ना महिला का, ना अदर SC ST OBC, कोई रिजर्वेशन नहीं है। प्योरली ओपन कैटेगरी की जगह है सब, प्योर ओपन बच्चे इसको, मतलब सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट रिजर्वेशन इसमें नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। उसके अलावा अगला डाउट वयो मर्यादा, इसके बारे में आपको बता देता मैं कि एज लिमिट कितना है। 18 से लेकर 38 तक यहाँ पर एज लिमिट है। अब यहाँ पर रिजर्वेशन लागू नहीं है, तो जो OBC है, SC है, ST है, ऑर्फन है, या फिर और अपाइज है ना, डिसेबल पर्सन है, तो उनको भी कोई यहाँ पर रिजर्वेशन स्पेशली दिया गया है? बिल्कुल नहीं दिया गया। अब आपकी एलिजिबिलिटी काउंट कब से करना है? आपको काउंट कब से करना है आपकी? देखो, 1 जुलाई 2023 ये आखिरी डेट है यहाँ तक। उसके बाद में, उससे पहले, मतलब 1 जुलाई 2023 तक आपके पास सारे एलिजिबल सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए, वो डेट तक, या उससे पहले चाहिए। उसके बाद में रहेंगे तो आप एलिजिबल नहीं है। तो जो भी कंडीशन उसने दी है वो ये तारीख के हिसाब से, आपको आपकी एज भी ये तारीख के हिसाब से लगानी है, 1 जुलाई के हिसाब से। इस दिन तक अगर आपकी एज 38 तक है तो ठीक है, आप एलिजिबल है। उससे ज़्यादा होती तो आप एलिजिबल नहीं है। तो पैमाना उसका ये डेट है, इस डेट के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है। अब एक और सवाल है यहाँ पर, जो कोरोना का जो दौर था, तो उसमें एज का रिलैक्सेशन दिया था, तो उसका एक GR है गवर्नमेंट का, है ना। तो वो GR, जिसको प्रॉब्लम है वो GR से एक बार देख लेना। वो GR आपको इंटरनेट पे, यूट्यूब पे मिल जाएगा। मैंने भी उस पर लेक्चर बनाया होगा अपने यूट्यूब चैनल पे, मुझे याद नहीं, पर बनाया है, और देख लेना, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर। इसको चेक कर लेना, और अगर मुश्किल जाती है तो फिर भी मुझे बोलना, मैं थोड़ा सर्च करके मैं फिर आपको यूट्यूब पे लेक्चर लेकर बता दूंगा। बट जिसकी एज ज़्यादा हो रही है और वो अगर फ़ायदा उठाना चाहता है कोविड-19 के टाइम का, तो एक GR आपको देखना पड़ेगा, वो ढूंढना पड़ेगा आपको, या फिर किसी अलावा लेक्चर में मैं बता दूंगा। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ और चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जो एप्लीकेंट रहेगा सिर्फ मुस्लिम होना चाहिए, उसके अलावा और कोई धर्म के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। और सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे कंफ्यूज करने वाला पॉइंट ये है कि अर्जदार को उर्दू भाषा से ज्ञान, मतलब आपको उर्दू का लिखना, पढ़ना और बोलना ये आना चाहिए आपको, उर्दू का। अब यहाँ पर ये बात बिल्कुल भी मेंशन की गई नहीं कि आपके पास उसकी सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपने 10th में पढ़ा होना चाहिए, या 12th में पढ़ा होना चाहिए। ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब है कि कोई भी बच्चा, मतलब जो भी ग्रेजुएट है या एलिजिबल है, वो उर्दू मीडियम से नहीं भी है तो भी अप्लाई कर सकता है। सिर्फ कंडीशन क्या है, उसको उर्दू पढ़ते लिखते आना और बोलते आना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है।
अब नीचे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें भी कभी कहा नहीं है कि आप उर्दू से ही पढ़े होने चाहिए, मतलब आपका 10th तक एजुकेशन, फिर 10th तक एक सब्जेक्ट उर्दू का होना चाहिए, या फिर 12th तक उर्दू का एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ऐसा एक भी मेंशन इसमें नहीं है। तो मतलब कोई भी कर सकते हैं, जो उधर मराठी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से बच्चे पढ़ने वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक करके वैकेंसी, यहाँ पर भी कुछ बच्चों को डाउट है। पहला है जिला वक्फ अधीक्षक। तो देखो ये ऊपर की कंडीशन होने के बाद में आपको क्या चाहिए, संवैधानिक विद्यापीठाची कोणती शाखा, मतलब कोई भी स्ट्रीम चलेगा उसको, मतलब आपने संवैधानिक विद्यापीठ मतलब क्या होता है कि भारत में, इंडिया में आप कोई भी यूनिवर्सिटी से, तो रेगुलर यूनिवर्सिटी भी है, रेगुलर भी है और ओपन भी आते हैं इसमें। ओपन यूनिवर्सिटी वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उन्होंने महाराष्ट्र से ही पढ़ा होना चाहिए, वो भारत के रिकॉग्नाइज मतलब संवैधानिक रीत्या जिसको परमिशन है ना, या उसके द्वारा स्टैब्लिश की गई है, तो वो सारे लोग कर सकते हैं। मतलब भारत की सारी यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए उसमें। तो आप ओपन यूनिवर्सिटी से भी है तो भी कर सकते हैं, बहुत सारे इग्नू से है, कुछ यशवंतराव चौहान से है, और भी यूनिवर्सिटी से हो सकते हैं। तो वो सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उनको। जरूरी नहीं कि महाराष्ट्र में से करना चाहिए, आपके पास सिर्फ महाराष्ट्र का डोमिसाइल होना चाहिए, उतना ही काफी है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या पूछ रहा हूँ, द्वितीय श्रेणी, मतलब आपका 45% से ज्यादा होना चाहिए आपके पास। आपका जो डिग्री है वो 45% से ज्यादा एग्रीग्रेड, इससे ज्यादा परसेंटेज से आपने पास होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल है। अगर इससे कम होंगे तो आप एलिजिबल नहीं है ना। इसको बी ग्रेड बोलते हैं। 45% टू 60 मान लेते हैं, 60%, इसके बीच में आप क्या रहते हैं, बी मतलब बी क्लास में आते हैं, सेकंड क्लास बोलते हैं इसको, बी क्लास या सेकंड क्लास बोलते हैं, उसमें आ जाते हैं आप। तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी चलेंगे। उसके साथ साथ आपका जो फाइनल ईयर मतलब आपका जो एग्रीगेट परसेंटेज है सारे सालों का, वो 45 से ज्यादा होना चाहिए, द्वितीय श्रेणी जिसको बोलते हैं। ये बात याद रखो। उसके बाद में अगले पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं क्लियर कर देता। देखो जो लिपिक है ना, उसको ग्रेजुएशन चाहिए, डिग्री है ना। पहले क्या चाहिए, डिग्री होना चाहिए उसको, वही जो मैंने अभी कही है डिग्री। ओपन यूनिवर्सिटी से हो या फिर रेगुलर हो, महाराष्ट्र की हो या महाराष्ट्र के बाहर की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और बी मतलब सेकंड क्लास होना चाहिए, मतलब सेकंड क्लास वही जो अभी मैंने बताया आपको, वही होना चाहिए सेकंड क्लास। उसके साथ आपको टाइपिंग आना चाहिए। मराठी का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो 30 शब्द प्रति मिनट, मतलब 30 वर्ड, मतलब 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए आपके मराठी के। और इंग्लिश के देखे तो 40 होना चाहिए, मतलब 30, मराठी 30 का होना चाहिए और इंग्लिश 40 का। अब यहाँ पर किवा लिखे, किवा, ये अल्फाज पे आप ध्यान दो, किवा। इसका ये मतलब है, एक तो आपके पास मराठी टाइपिंग आपका 30 का सर्टिफिकेट होना आपके पास, 30 पर मिनट, ठीक है, 30 वर्ड पर मिनट। या फिर इंग्लिश का सर्टिफिकेट है, इंग्लिश का, तो वो 40 का चाहिए पर मिनट। यहाँ पर और लिखा है, और एक तो ये या ये, दोनों में से कोई एक भी रहा तो काफी है, दोनों ही होना जरूरी नहीं है। बट अगर आपके पास इंग्लिश का है तो वो 40 का चाहिए, और मराठी का है तो कम से कम 30 का चाहिए। तो यहाँ पर ये किवा का मतलब होता है ये या वो, दोनों में से कोई एक भी चल जाएगा उसमें। ठीक है, ये कंफ्यूजन थी। उसके अलावा देखो ये जो क्वालिफिकेशन चाहिए इनका जो सिविल इंजीनियर की जो पोस्ट है, तो उसको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो चाहे प्राइवेट में हो चाहे गवर्नमेंट में हो, तो 2 साल का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए जो सिविल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो। उसके अलावा जो लॉयर है हमारे जैसे मैं खुद लॉयर हूँ, तो ये लॉयर है तो उनको 3 साल का प्रैक्टिस का, मतलब 3 ईयर प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए उनको, तो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए उसको, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैं खुद नहीं अप्लाई कर सकता क्योंकि मेरे 3 साल अभी कंप्लीट नहीं हुए, तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ उसको, जिसके हो चुके हैं वो एलिजिबल है इसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल बहुत कॉमन है बच्चों को, क्या आप इन सारी पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं? हाँ, आप इन सब के लिए भर सकते हैं। अलग अलग भरना पड़ेगा आपको, अलग अलग पोस्ट के लिए। बट अगर मान लो आप ऑफिसर के लिए भरना चाह रहे तो इसके लिए, अब ऑफिसर के लिए अलग से आपको फीस 1000 रुपये देनी पड़ेगी। उसके बाद में मुझे लगता क्लर्क, जो क्लर्क के हैं, क्लर्क
तो इसकी भी 1000 देनी पड़ेगी अलग से। बट अब मुझे ये थोड़ा कंफर्म नहीं है कि ये दोनों के एग्जाम एक साथ ही होने वाले, मतलब एक ही पेपर होने वाला है या अलग अलग होने वाले। ये आप फॉर्म खुद भरेंगे तब ऑप्शन देख के समझ में आएगा। मैंने फॉर्म नहीं भरा तो अभी मुझे क्लियर नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये देखना है कि इन सब पोस्ट के लिए एक ही एग्जाम होने वाले हैं कि इन दोनों के लिए भी अलग अलग होगा, ये कंफर्म करना है। ये फॉर्म भरते समय समझ में आएगा। तो आपको अलग अलग एग्जाम रहेंगे तो अलग अलग फीस देनी पड़ेगी इनकी, ठीक है। आपने इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर के लिए अगर आपने अप्लाई किया तो इसके लिए आपको 1000 अलग से पे करना पड़ेंगी। और अगर आप लॉ के लिए, लॉयर के लिए अगर देखेंगे तो वहाँ पर आपको 1000 अलग से भरना पड़ेगी। ये तो कंफर्म है, ये अलग अलग एग्जाम होंगे और इसकी अलग अलग फी देना पड़ेगी आपको। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं है क्योंकि मैंने फॉर्म नहीं भरा तो मुझे क्लियर नहीं हुआ, और इसमें नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा भी नहीं है कहीं। तो ये एक डाउट रहेगा, तो ये मैं क्लियर कर दूंगा कि इनका एक ही एग्जाम होने वाला है या नहीं। या फिर हो सकता है आप लोगों ने फॉर्म भरे होंगे तो आप कमेंट में बता देना। मैंने फॉर्म नहीं भरा तो मुझे क्लियर आउट नहीं हुआ अभी कैसा हुआ। अगर मैं फॉर्म भरूंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या करना है, ठीक है। अब उसके अलावा ये भी क्लियर हो गया हमारा। नेक्स्ट जो डाउट है बच्चों का उस पर आते हैं। देखो ये एलिजिबिलिटी 1 जुलाई 2023 तक आपकी एलिजिबिलिटी हो जानी चाहिए। अगर आप किसी वजह से, मतलब अक्सर बच्चे क्या कर रहे हैं, टाइपिंग का सर्टिफिकेट निकाल रहे होंगे, तो टाइपिंग का सर्टिफिकेट आपका ये डेट से पहले का चाहिए या ये डेट का चाहिए आपके पास। इसके बाद का होगा तो आपको बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे रिमूव कर देंगे वो लोग। तो याद रखो इससे पहले का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभी बहुत सारे बच्चे टाइपिंग कर रहे हैं और उसका सर्टिफिकेट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में और जो डाउट है इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बता देता। ये मैं डिटेल में बता चुका हूँ, हमने इस पे लेक्चर भी ले चुके हैं हम लोग, आप देख लेना इसको थोड़ा सा। उसके अलावा और कुछ है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पर ये आपकी डेट का अलग अलग है ना, 1000 रुपये फीस रहेंगी, ठीक है। और सदर शुल्क है केवल एक संवर्ग, मतलब एक संवर्ग परीक्षासाठी। इसका मतलब है कि अपने पास 3-4 संवर्ग है ना, एक ऑफिसर है, वर्क ऑफिसर, तो इसके लिए अलग है, क्लर्क के लिए अलग है ना, स्टेनो के लिए अलग है, और आपका सिविल इंजीनियर के लिए अलग है, और जो विधि मतलब जो लॉ से रिलेटेड पोस्ट है तो उनके लिए अलग है। मतलब ये सारे संवर्ग अलग अलग है। मतलब आप इन सबको अलग अलग अप्लाई करेंगे तो आपको हर एक के हिसाब से 1000 रुपये पे करना पड़ेगा। और आप अगर इन सब के लिए एलिजिबल है तो आप सब फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद अलावा और क्या कन्फ्यूजन है बच्चों की। ये लास्ट डेट तो आपको मालूम है 4 सितंबर है फॉर्म भरने की, ये सबको पता ही है। उसके अलावा एक और है यहाँ पर जो मैं आपको बताता हूँ, MSCIT के सर्टिफिकेट से रिलेटेड। आपको MSCIT का सर्टिफिकेट है ना, वो जो एक हमारा सामान्य प्रशासन विभाग है, सामान्य प्रशासन विभाग, ये हमारा पर्सनल रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट रहता, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट रहता। तो इसके अंदर में रिक्रूटमेंट के रूल बताए जाते हैं। तो उसके अंदर में रूल के हिसाब से आपके पास MSCIT, CIT या उससे रिलेटेड कुछ कंप्यूटर बेस्ड, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड। इसका ये मतलब है कि आपको कंप्यूटर लिटरेसी आनी चाहिए, कंप्यूटर लिटरेसी। तो इसमें ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक सर्टिफिकेट है, और शायद CCE भी है, CCE है या CCE है, CCE बोल के है या CCE या फिर CCE है, ऐसा कुछ एक सर्टिफिकेट है। उसके अलावा भी आपके पास में डिग्री हो सकती कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, कंप्यूटर से या इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर आपके पास डिग्री है तो ठीक है, नहीं है तो ये सर्टिफिकेट आपको चाहिए। MSCIT का जनरली बोलते हैं, या फिर कंप्यूटर लिटरेसी बताने वाला कोई भी सर्टिफिकेट है जो भारत में रिकॉग्नाइज एजेंसी से आपने प्राप्त किया हो, तो ऐसा सर्टिफिकेट आपको जरूरी होना। तो क्या ये एग्जाम से पहले 1 जुलाई से पहले, फर्स्ट जुलाई से पहले होना, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये सर्टिफिकेट ज्वाइनिंग के बाद आपके पास 2 साल का टाइम रहता, 2 ईयर। आप 2 साल के बाद मतलब 2 साल तक दे सकते। मान लो आज आपकी ज्वाइनिंग हुई, उसके बाद 2 साल का टाइम है आपके पास, तब तक आपको सर्टिफिकेट देना है कंप्यूटर लिटरेसी का, ठीक है। तो डरने की बात नहीं है कि आपके पास MSCIT नहीं है या फिर कंप्यूटर लिटरेसी का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो डरिए मत, फॉर्म भर लीजिए, इसको बाद में देना होता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो मुझे पूछे गए थे क्वेश्चन है। उसके अलावा फॉर्म भरने में भी कुछ क्वेश्चन है, तो अगर वाकई में जैसे कि एक बच्चे
इंग्लिश में एक स्टेटमेंट लिख के देना है, वो लिखा है नोटिफिकेशन में, वो ढूंढना पड़ेगा, तो आपको वो लिखना है आपकी हैंडराइटिंग से जैसा कि वैसा, और उसको अपलोड करना है। ठीक है, वो तो आपको समझ में आ चुका होगा। जो भी आसपास की जो भी कैफ़े वगैरह होंगे आपके आसपास के, वहाँ जाके भरिए, आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके अलावा भी आपको कुछ डाउट है, कुछ भी है तो कमेंट में बताइए, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए, मुझे कॉल बहुत आ रहे हैं तो मैं सबके कॉल रिसीव नहीं कर पाऊंगा। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है तो कॉल कर लेना, मैं बता दूंगा, बट एल्स ज़्यादा ज़रूरी है तो ही कॉल कीजिए। आपको बता दूं, मैं कोर्ट में रहता हूँ दिन में, तो पॉसिबल नहीं होता है मुझे कि आपके कॉल रिसीव करूँ, मुझे भी डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो ज़रूरी यहाँ कमेंट में बताइए, मैं रिप्लाई हर एक को कर रहा हूँ, तो बेफिक्र होकर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, सब बच्चों को जो भी परेशान है इससे रिलेटेड जानकारी जुटाने की कोशिश करें, तो वो क्या करेंगे, इनसे उनकी प्रॉब्लम हल हो जाएगी, तो शेयर कर दो। उसके साथ साथ हम लोग ना बैचेस ले रहे हैं इसके, तो 1 सितंबर से बैच स्टार्ट होंगी। हम लोग सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे इसमें, सारे सब्जेक्ट मतलब जो भी पाँचों के 5 सब्जेक्ट है ना, 5 सब्जेक्ट है, तो हम लोग डिटेल में पढ़ाएंगे, पूरे पेपर एनालिसिस करेंगे, IBPS के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही पढ़ाएंगे सारी चीज़ें। आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी कराएंगे, और कराते हैं हम लोग, रिकॉर्डेड लेक्चर रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कराते हैं, यूजुअली हम बहुत सारी चीज़ें कराते हैं और अच्छे रिजल्ट भी आते हैं हमारे। तो जो भी जिसको भी ज्वाइन करना है, तो थंबनेल पे मैं नंबर डाल रहा हूँ, या फिर ये नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं आप मुझे, 95, ये वाला नंबर देता मैं आपको, 9545140814, इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, या थंबनेल में डाल दूंगा, वहाँ पे कॉल कीजिए मुझे। ठीक है, उसके अलावा आपके डाउट भी, प्रॉब्लम है, वो भी बताइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।